हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट समय पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिए कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो तैयारी है आपकी कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी जो है कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर देगा, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है साथियों, क्लास का समय जीके जीएस की जो क्लास आती है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। उसका हिंदी की जो क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। इसी टाइम पर जो आपको क्लासेस से जुड़ना है अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है परीक्षा की शिक्षा नाम का। तो जाइए फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। बाकी जो क्लास का अपडेट होता है डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है, और जो एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको दिया जाएगा। बाकी अगर आपको हमसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, तो आप आके इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। परीक्षा की शिक्षा हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक लाइक करें, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर करें, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताइएगा। 51 नंबर आपकी जो है क्लास है, ब्रज भाषा है क्या, बताइए। पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की है, बिहारी हिंदी की या पहाड़ी हिंदी की है। ब्रज भाषा क्या है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ब्रज भाषा जो है आपकी पश्चिमी हिंदी की है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में जो आपका देखिए कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू तथा ब्रज भाषा को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। खड़ी बोली में खड़ी बोली जो है अपने मूल रूप में मेरठ बिजनौर के आसपास में बोली जाती है। बांकुर को जो है जाट या हरियाणवी भी कहते हैं। ब्रज को जो ब्रज जो है मथुरा के आसपास या ब्रज मंडल में जो है बोली जाती है। क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 52 पे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा कि आपका निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा, बताइए। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ पर, तो देखिए उद्घोष दिया गया, एकता दिया गया है, तत्कालिक दिया गया, उपरोक्त। उपरोक्त जो दिया गया है मैंने कल इसका आपको बताया था, शुद्ध वर्तनी शब्द कैसा हो जाएगा, उपयुक्त नहीं, उपरोक्त नहीं तो उपयुक्त होता है, ठीक है। क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 53 पे, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे राइट आंसर क्या होता है। निम्न प्रश्न में अशुद्ध शब्द पहचानिए, ठीक है। निम्न प्रश्न में से हमको अशुद्ध शब्द पहचानना है। तो देखिए जो आपका पहला दिया गया है उज्जवल, आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। उज्जवल की वर्तनी आपकी ऐसी होती है। क्लियर है सभी को। बाकी भावुकता, सूची, साहित्यिक, ये सभी आपकी सही है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 54 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा। निम्न प्रश्न में से अशुद्ध को पहचानना है, ठीक है। यहाँ पे हमको अशुद्ध कौन सा हो जाएगा ये पहचानना है। तो देखिए अंतरात्म, यहाँ पे अंतरात्मा दिया गया, ठीक है। अंतरात्मा नहीं होता, अंतरात्मा होता है, ठीक है। तो इसकी जो वर्तनी आपकी अशुद्ध हो जाएगी, अंतरात्मा होता है, अंतरात्मा नहीं होता। क्लियर। उपलक्ष्य कार्यक्रम आवश्यकता, इसकी वर्तनी आपकी शुद्ध। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 55 नंबर पर, ध्यान से देखिए, बताएंगे राइट आंसर। किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन, बताइए। किस क्रमांक में आपका अंतःस्थ व्यंजन है साथियों। तो अंतःस्थ व्यंजन जो आपका य, र, ल, व, स होते हैं, ठीक है। तो अंतःस्थ व्यंजन आपके य और व हो जाएंगे, ठीक है। जिसके उच्चारण में आपके जीभ, तालु, दांत एवं होठ का जो है परस्पर स्पर्श होता है, लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 56 पे, उत्तर देंगे राइट आंसर को आ जाओ। वह व्यंजन है कैसा। तो अभी मैंने बताया य, र, ल, व, ये आपके क्या है, ये चार जो है आपके अंतःस्थ व्यंजन है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 57 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर होगा। देहात शब्द का विशेषण रूप क्या, बताइए। देहात शब्द का जो है विशेषण रूप क्या हो जाएगा। तो देखिए देहात शब्द का विशेषण रूप आपका हो जाएगा देहाती। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया 57 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 58 नंबर, ध्यान से देखिए, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या, बताइए। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होता है। तो देखिए छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप आपका हो जाएगा छुटपन। छुटपन जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। जो शब्द किसी वस्तु के गुण पदार्थ की अवस्था या दशा का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। छुटपन का अर्थ होता है बचपन, बाल्यपन या तो लड़कपन, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, बताने की कोशिश करेंगे
59 पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक, पूछा गया आपका अच्छाई का विशेषण रूप क्या हो जाएगा, बताइए अच्छाई का विशेषण रूप क्या हो जाएगा। तो देखिए अच्छाई भाववाचक संज्ञा है जो अच्छा शब्द से बनी है, तो अच्छा शब्द आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छाई का विशेषण रूप आपका अच्छा हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे 60 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। उस ग्रंथ में जो है 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है, बताइए। उस ग्रंथ में जो है 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में जो आपका उस दिया गया है कैसा शब्द है। तो उस जो है आपका देखिए किसी की तरफ संकेत कर रहा है, यानी कि संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करते हैं वे आपके संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 61 नंबर पर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या है, तो देखिए धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो है आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका धीरे धीरे कैसा शब्द है, तो क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 62 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण, बताइए। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय जो है सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है। तो यहाँ पे आपके देखिए 3 जो है विशेषण हो जाएंगे, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कौन कौन सा, तो देखिए सर्वोच्च, ध्येय और सौंदर्य, सॉरी अंतिम, सौंदर्य नहीं है अंतिम है। ठीक है, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, ये जो 3 है आपके विशेषण शब्द हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 63 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, बताइए। कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शुभंकर। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका right है। शुभंकर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण शब्द नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 64 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं, बताइए। कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा धूमिल। क्लियर है। धूमिल जो है आपका देखिए संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द नहीं है, बाकी फेनिल, लौकिक और प्राथमिक ये सभी आपके संज्ञा से बने हुए विशेषण शब्द है, लेकिन धूमिल जो आपका संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द नहीं है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 65 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वाक्य में अपादान कारक, बताइए किस वाक्य में आपका अपादान कारक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो देखिए यहाँ पे जो है से इसकी विभक्ति है, तो कहीं से कहीं पे भी आपका अलगाव होना है। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वहां पे आपका अपादान के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी जो विभक्ति होती है से पहचानी जाती है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो हिमालय से गंगा निकली, यानी कि हिमालय से जो है गंगा अलग हुई है, तो यहाँ पे अलग अलगाव का जो है बोध हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका अपादान कारक हो जाएगा हिमालय से गंगा निकले। ठीक, क्लियर सभी को। देखिए अब क्या दिया गया है यहाँ पे 66 पे, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाए, बताइए। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, देखिए तपस्वी का स्त्रीलिंग आपका तपस्विनी हो जाएगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 66 पे आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 67 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। तद्भव शब्द का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमको तद्भव शब्द चुनना है, कौन सा तद्भव शब्द हो जाएगा। तो देखिए सूर्य दिया गया है, चैत्य दिया गया है, चंद्र दिया गया है, चंचू दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए चंचू नहीं है आपका चैत। ठीक है, चंचू नहीं चैत। चैत जो है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, चैत शब्द जो है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, चैत का तत्सम आपका चैत्र होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, चूर्ण का देखिए आपका तत्सम तद्भव क्या हो, चूर्ण हो जाएगा। चंचू का जो आपका तद्भव आपका चौंच हो जाएगा। चंद्र का आपका तद्भव चंद्रमा हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, उन्मना। उन्मना शब्द का तद्भव क्या शब्द हो जाएगा, बताइए। उन्मना शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, देखिए उन्मना शब्द का तद्भव आपका अनमना हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। ठीक, क्लियर।
69 पे बताएंगे राइट आंसर का। नीचे दिए गए अनेकाधिक शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताएं। जड़ का स्तब्ध दिया गया है, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। जड़ का स्तब्ध दिया गया है, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाए, तो जड़ का दूसरा अर्थ आपका मूर्ख भी होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होता है। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 70 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए असुरक्षित शब्द में जो है आपके दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अ और आपका सु। ठीक है, एक आपका अ और दूसरा आपका सु, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 71 पे, बताएंगे राइट आंसर क्या पूछा है आपका। निम्नलिखित में कौन सा पद जो है वया प्रत्यय लगाने से बना है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो पद है वया प्रत्यय लगाने से बना है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा खवया। खवया जो है आपका वया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखेंगे आपका 72 पे, बताएंगे राइट आंसर। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बताइए क्या। इनमें से कौन सा एक आपका जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो देखिए गंगाधन उद्गम, गंगोदगम जो दिया गया है यहाँ पे आपका, देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। क्यों, तो देखिए यहाँ पे जो आपका अ के बाद उ आया है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे जो आपका ओ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका गुण संधि का यहाँ पे रूल हो गया है, नियम हो गया है, तो इसकी वजह से आपका गुण संधि हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बाद में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे 73 पे सही उत्तर क्या होगा। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखिए संख्या गमन का सही संधि विच्छेद आपका सखी धन आगमन होता है, जो तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। क्लियर सभी को? और इसमें जो आपकी यण संधि होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 74 पे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा आपका नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा साथी, बताइए नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए नवोड़ा का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा नव धन उड़ा, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 75 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। यदि आ या आ सॉरी यदि अ और या के बाद आपका ई या बड़ी ई आए, तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि या अयाधि स्वर संधि। तो देखिए यदि अ और आ के बाद आपका ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ, री स्वर आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं, और ये जो है गुण संधि का उदाहरण होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे गुण संधि आपका यहाँ पे राइट आंसर गुण स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्या देगा, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 76 से 78 तक। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटना है। ठीक है, तो लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है, तो देखिए लंबोदर का आशय क्या होता है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान की बात हो रही है, तो वह समास जिसके दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास आता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 77 पे, इस पर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। नवग्रह, इसमें कौन सा समास है, तो नवग्रह इसका आशय हो जाएगा नौ ग्रहों का समाहार, तो यहाँ पे आपका द्विगु समास होगा। पहला पद जो आपका संख्यावाचक विशेषण है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे द्विगु समास आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 78 पे राइट आंसर देशांतर, तो देशांतर का क्या हो जाएगा, इसका आशय क्या हो जाएगा, तो देखिए एक देश से दूसरे देश में भ्रमण, इसका होता है आशय। तो ठीक है, इसमें जो है कारक विभक्ति जो है से का लोप हुआ है, अतः यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देशांतर का आशय क्या होता है, तो एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास आ जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 79 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का पूछेगा आपका, निम्नलिखित तो वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प को चुनना है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए जो है आपको 4 विकल्प दिए गए, इनमें से उचित विकल्प की चुनना है। ठीक है, क्या दिया गया, जिसकी तुलना न हो सके उसको रिक्त स्थान कहते हैं। क्या, जिसकी तुलना न हो सके उसको क्या कहते हैं, तो उसको अतुलनीय कहेंगे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ पे?
बहुमूल्य किसको कहते हैं? तो जो बहुत कीमती होता है उसको बहुमूल्य कहते हैं। अमूल्य किसका होता है? तो जिसका कोई मूल्य ना हो उसको अमूल्य कहेंगे। क्लियर है? और तुलनीय, जिसकी तुलना की जा सके उसको तुलनीय कहेंगे। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 80 से 82 तक शुद्ध वाक्य का चयन करें। ठीक है, 80 नंबर आपका दिया गया है, इसमें से हमको देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। राजीव निरपराधी है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका देखिए शुद्ध वाक्य का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? शुद्ध वाक्य हमको सिर्फ पहचानना। तो देखिए अग्नि प्रज्वलित हो रही है, प्रज्वलित का अर्थ होता है जलाया हुआ, या तो चमकता हुआ या तो चमकीला। ठीक है, तो अग्नि प्रज्वलित हो रही है आपका क्या हो जाएगा? आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हमको देखिए शुद्ध वाक्य का ही पहचान करनी है। तो देखिए यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, कैसा वाक्य हो जाएगा आपका? पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हो जाएगा। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का नहीं, गन्ने का ताजा रस बिकता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? ताजा गन्ने का, या भी क्या होता है ताजे गन्ने का। तो पदक्रम संबंधी यहाँ पे अशुद्धि आपकी दी गई है। क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिटी होगा 82 पे। ठीक है, इस पे बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी वर्तनी यहाँ पे आपकी शुद्ध है? तो देखिए जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना आपका कैसा वाक्य हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। जब तक मैं नहीं आऊं इस समय तक तुम पढ़ते रहना आपका गलत हो जाएगा। पढ़ने से आपको पता चल जाएगा, इस समय आपका गलत दिया गया यहाँ पे। ठीक है, जब तक मैं न आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ये भी आपका जब तक मैं न आऊं, न आऊं नहीं होगा, जब तक मैं नहीं आऊं ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक मैं ना आऊं यहाँ पे भी वही दिया आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 83 नंबर, ध्यान से देखिए बताएगा एडिशन। संकेतवाचक वाक्य में इन संकेतवाचक वाक्य इनमें से कौन सा? बताइए। तो देखिए यदि सुकृत आया तो जुबिन दिल्ली जाएगा, आपका कैसा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यदि सुकृत आया तो जुबिन दिल्ली जाएगा, यह जो है आपका संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक वाक्य दूसरे की संभावना पर जो है निर्भर रहता है। ठीक है, अतः यहाँ पर जो दिया गया इस वाक्य में जो आपका जुबिन सुकृत पर निर्भर है। ठीक है, कि जब सुकृत आएगा तो जुबिन दिल्ली जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, क्या देगा? शब्द दिएगा, अर्थ दिएगा। जलज, जलज का अर्थ क्या होता है? तो जलज का अर्थ होता है साथियों जल में जन्म ले, यानी कि कमल हो जाएगा। ठीक है, जलद का अर्थ होता है बादल। ठीक है, जल्दी का समुद्र हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका। देखिए फटाफट फिर आगे चलते हैं। ठीक है, 2 1 3 आपका मिलान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 85 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट से। द्विज शब्द का अर्थ क्या? बताइए, द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए द्विज शब्द का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे ब्राह्मण, दांत, पक्षी, सभी के सभी। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 86 पे, उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या होगा? सुगम शब्द का विलोम यानी कि विपरीतार्थक रूप क्या होगा? बताइए। सुगम शब्द का विपरीतार्थक यानी कि विलोम रूप क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर देखिए सुगम का आपका दुर्गम हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, दुर्गम जहाँ पहुंचना कठिन हो। ठीक है, इसका विलोम आपका सुगम, सुगम यानी कि जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 87। खंडन का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, खंडन का विलोम शब्द क्या है? देखिए खंडन का विलोम शब्द आपका समर्थन हो जाएगा। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका 88 नंबर 88 पे बताएंगे राइट आंसर। जिसका विभाजन न किया जा सके एक शब्द क्या हो जाएगा?
तो जिसका विभाजन न किया जा सके उसको अविभाज्य कहते हैं, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जिसके टुकड़े न हो सके उसको अखंड कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 89 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। जहां पहुंचना कठिन हो, अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, जहां पहुंचना कठिन हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको दुर्गम में कहते हैं। ठीक है, दुर्गम में। जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे, जो गाए जाने योग्य न हो उसको अज्ञेय कहेंगे। ठीक है, जो गाए जाने योग्य न हो उसको अज्ञेय कहेंगे, जो जाने योग्य न हो उसको अगम कहेंगे, जो सरलता से न मिले, जो सरलता से मिल जाए उसको सुगम कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 90 पे उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, सिर आंखों पर बैठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। सिर आंखों पर बैठाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए, सिर आंखों पर बैठाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों बहुत सम्मान देना, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से 91 पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कहावत का अर्थ है कहीं ठिकाना न होना। ठीक है, कहीं ठिकाना न होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए, कहीं ठिकाना न होना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, अच्छा हमको इसका कहावत बताना है। ठीक है, किस कहावत का जो है अर्थ है कहीं ठिकाना न होना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। तो देखिए, न रहेगा घास न बाजेगी बांसुरी, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा कारण को, कारण के नष्ट होने पर जो है कार्य ना होना। ठीक है, जब कारण नष्ट हो जाएगा तो कार्य होगा ही नहीं। और दूसरा दिया गया है, न सावन हरा न भादो सूखा, यानी कि सदैव एक जैसी स्थिति रहना। ठीक है, तो ये भी आपका दोनों नाव पर पैर रखना, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, दोनों नाव पर पैर रखना यानी कि दो काम एक साथ करना। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई भी आपका यहाँ पर सही नहीं होगा, जिसका अर्थ होता है कहीं ठिकाना ना होना। क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 92 पे उत्तर देंगे। राइट आंसर, जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए, जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा अधिक घमंड करना। ठीक है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है 92 पे, आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका 93 पे उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ क्या बताइए। टस से मस न होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। देखिए, टस से मस न होना मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा जरा भी न हिलना। ठीक है, जरा भी न हिलना, यानी कि टस से मस न होना, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 94 नंबर 94 पे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या गया है, आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या बताइए। आसमान से बातें करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। देखिए, आसमान से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ है असंभव कार्य करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 95 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या बताइए। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा आश्चर्य प्रकट करना, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। दांतों तले अगली उंगली दबाना। ठीक है, दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आश्चर्य प्रकट करना। क्लियर सभी को इसका। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 96 पर बताने की कोशिश करेंगे। तो हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों अपने अपना राष्ट्रपिता परलोक। इसमें आपको बताना है कौन सा रस लगा है यहाँ पर। ठीक है, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, हम गया हमारे ही हाथों में अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस किस रस का उदाहरण, तो आपका जो है आपका करुण रस का उदाहरण है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। जब भी किसी साहित्यिक काव्य गद्य आदि को पढ़ने के बाद मन में करुणा दया का भाव उत्पन्न हो, वहां पे आपका करुण रस होता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 97 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार, यह पंक्ति किसकी है बताइए। 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिये सियार, यह पंक्ति जो है किसकी है। तो ये जो पंक्तियां हैं साथियों आपकी जखनिक द्वारा रचित है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, परमाल दासों काव्य से ली गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 98 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से जो है शुद्ध भाषा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मानक भाषा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, मानक भाषा व्याकरण और वर्तनी से जो है
शुद्ध भाषा कहलाती है। ठीक है, मानक भाषा का अभिप्राय जो है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित भाषा से है। क्लियर है। 99 नंबर पर उत्तर देंगे, सुरसागर किस भाषा की रचना, बताइए सुरसागर जो है किस भाषा की रचना है। तो सुरसागर अगर देखने जाएंगे तो साथियों आपकी हो जाएगी ब्रज भाषा की रचना है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सूरदास कृत सुरसागर की रचना जो है ब्रज भाषा में की गई है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इनमें इसमें ठीक है, इसमें पाने वाले को जो है पदनाम से संबोधित किया जाता है, आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, इसके बारे में पहले ही आपका गलत है। ऊपर संस्था या कार्यालय के नाम, स्थान आदि का जो है उल्लेख होता है, यथा स्थान, दिनांक और क्रमांक का जो है उल्लेख होता है। ऊपर बाई वो जो है प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है यहाँ पे आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी क्लास को लाइक और हमें जो है कमेंट करके बताइए आपको जो है क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।